फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, अकाउंट्स आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट ज़रूर है, बट बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है अकाउंट्स पढ़कर। कॉमर्स स्ट्रीम में तो अकाउंट्स को मास्टर सब्जेक्ट कहा जाता है। आगे चलकर आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है अकाउंट्स से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की अकाउंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स होता क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो अकाउंट को खाता, आपने बही खाता सुना होगा कईयों को बोलते हुए, और अकाउंट्स को हिसाब किताब कहा जाता है। देखिए, अगर हमें किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हमारे को उसके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, हम जनरली क्या होता है, किसी शॉप के बाहर बहुत सारी भीड़ देखते तो हमें लगता है कि यार इसके मजे हैं, ये तो बहुत कमा रहा है। बट एक्चुअल में हो सकता है उससे पूछो तो वो कहे नहीं, मेरा तो लॉस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ठीक है सेल अच्छी है, बट सेल के बावजूद भी उसके खर्चे इतने हैं कि वो अल्टीमेटली लॉस हो जाता है उसको। वहीं उसके बराबर में एक दूसरी शॉप है जिसके ठीक ठाक कस्टमर आते हैं, लेकिन उसके खर्चों पर कंट्रोल है, खर्चे कम है, इस वजह से वो ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल कर ले जाता है। ठीक है, तो हम केवल भीड़ देखकर नहीं पता लगा सकते किसी बिजनेस के बारे में। हमें किसी बिजनेस के बारे में पता लगाना है तो उसके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है। अकाउंट्स की क्या डेफिनेशन है वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अकाउंट्स वैसे होता क्या है, तो हम कह सकते हैं अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में जानना है तो अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आई बात? तो अकाउंट्स की रेलेवेंस इसका मतलब किससे है? बिजनेस से। तो आइए सबसे पहले बिजनेस तो क्रिएट करें, पहले बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब तो उसकी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। तो हम पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की। ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि किसी किसी बिजनेस में बिना पैसे के भी बिजनेस स्टार्ट हो जाए, बट एक जनरल बात की जा रही है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की। अब पैसा कहाँ से आएगा? एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। आप टेक्सटाइल की शॉप खोलनी है, ठीक है, कपड़ों का काम करना है आपको, तो उसके लिए आपको पैसे अरेंज करने हैं। आपने एक बजट बनाया, कितने रुपए स्टार्टिंग में आपको चाहिए? 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, 2.5 लाख रुपए आपको चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये टेक्सटाइल का। अब आपने अपनी सेविंग्स वगैरह चेक करी, आप 1 लाख रुपए खुद के अरेंज कर सकते हो। भाई अगर सारा पैसा आप पे था, इतना पैसा था, तो बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए तो आदमी बिजनेस करता है। तो आपके पास केवल कितने रुपए मिले? 1 लाख रुपए। अभी और 1,50,000 की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से लें? तो आप अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हो, अपने फ्रेंड से लोन ले सकते हो। आपको पता ही है कि बैंक्स भी ये फैसिलिटी देता है, बैंक भी लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, उनसे ले सकते हो। और मिला के भी कर सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन, थोड़ा फ्रेंड से लोन ले लिया, थोड़ा किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, थोड़ा बैंक से लोन ले लिया, ऐसे मिलाकर। तो वांट टू डू बिजनेस वी नीड मनी, देन अरेंज फ्रॉम ओन फंड्स। हमने एग्जाम्पल लिया, हमने कितने अपने फंड से अरेंज करे? 1 लाख रुपए। 1,50,000 हमने अदर से बोरो कर लिए। कितने? 1,50,000 रुपीज़। अदर्स मतलब लाइक आपने फ्रेंड से ले लिए, बैंक से लोन उठा लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने कर ली। आ गई बात समझ में? टोटल मिला के आपके पास अब कितने रुपए आ गए? 2,50,000। अब आपको अपने बिजनेस में लगा लेने हैं ये पैसे। कहाँ कहाँ लगाओगे आप ये 2.5 लाख रुपए? एक शॉप लोगे छोटी सी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट शॉप ऑप्शनल है। आप हो सकता है कहो कि मैं तो किराए पर भी रह सकता हूँ। ठीक है, किराए पे भी बिजनेस हो सकता है, बट एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक शॉप ली और जो चीज़ बेचनी है वो स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा, तो स्टॉक लिया। और अब वो जो स्टॉक आया वो सारा ऐसे ज़मीन पे तो गिर नहीं दोगे दुकान पे, कुछ फर्नीचर फिटिंग्स भी लगवानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ शोकेस वगैरह। तो आपने थोड़ा बहुत पैसा फर्नीचर इन फिटिंग्स में लगाया, और थोड़ा सा पैसा आपने अपने हाथ में भी रखा, चाहे वो बैंक में कह लो या अपने पास कैश में कह लो, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक रखा। क्यों रखा पैसा? देखिए, पैसा रखना पड़ेगा आपको। सारा पैसा अगर आप इन चीज़ों में लगा दोगे तो पहले दिन जब आपने शटर खोला, ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से एकदम कस्टमर आपका ही वेट कर रहे थे और आने शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार कस्टमर हो सकता है 3 दिन तक ना आए कोई कस्टमर, नया नया बिजनेस है, तो खर्चे कैसे निकालोगे? आपके पास तो चाय पीने के भी पैसे नहीं होंगे क्योंकि आपने सारे लगा दिए। इस वजह से थोड़ा सा पैसा रखना चाहिए। तो हमने क्या किया? थोड़ा सा स्टॉक में लगाया, थोड़ी बिल्डिंग, मतलब शॉप में, इसको बिल्डिंग बोलते हैं हम, फर्नीचर, कैश इन हैंड एंड बैंक, ये आपने 2.5 लाख रुपए यहाँ पर लगा दिए। समझ में आ गई बात इतनी?
आप देखिए, अकाउंट्स के टर्म्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो ओनर अपने फंड्स लगाता है बिजनेस में, जो ओनर अपने फंड्स लगाता है बिजनेस में, वो कहलाता है कैपिटल। ये मैं आपको पहला, ठीक है, पहला वर्ड टर्म समझा रहा हूँ, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, वो कहलाता है कैपिटल। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, जो हम औरों से बोरो करते हैं, या ऐसे कहें जो हमें आगे चलकर रीपे करना है, वो कहलाता है लाइबिलिटीज। क्या कहलाती है? लाइबिलिटीज। एक से ज़्यादा है तो लाइबिलिटीज, एक है तो लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटीज क्या हुई? अमाउंट बोरोड फ्रॉम अदर्स, या आप ऐसे कह सकते हो अमाउंट टू बी रीपेड एट अ लेटर डेट। ठीक है, इन पैसे को अरेंज करके जो हम रिसोर्सेज में पैसा लगाते हैं, जो हम रिसोर्सेज लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, ये रिसोर्सेज कहलाते हैं असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब कई लोगों को तो रिसोर्सेज भी नहीं पता, हिंदी में रिसोर्सेज को संसाधन कहते हैं, है ना। तो वो रिसोर्सेज जो हमें बिजनेस के लिए यूजफुल लगते थे कि नहीं, इससे हमारा बिजनेस चलेगा, इससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, तो वो रिसोर्सेज। और ये अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब अगर कोई मैन्युफैक्चर कर ठीक है बेचता है, मैन्युफैक्चर मतलब सामान बनाकर बेचता है, तो उसको तो मशीन भी लेनी पड़ेगी, तो वो उसका एक रिसोर्स है। ठीक है, तो आप किसी से असेट की डेफिनेशन पूछोगे ना, जो अकाउंट्स पढ़ते हैं, जो 12th में है इवन, या आगे चलकर, तो वो असेट्स की डेफिनेशन ना बता के एग्जाम्पल बताने लगते हैं। फर्नीचर जैसे, मशीन जैसे, बिल्डिंग। भाई ये तो एग्जाम्पल हुए। असेट क्या होती है? तो असेट्स होते हैं रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट। बेनिफिट लेने के लिए जो हमने रिसोर्सेज बिजनेस में रखे हैं, वो कहलाते हैं असेट्स। ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आए? तो देखिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखी है। असेट्स का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हुए? मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं? वो रिसोर्सेज जो हमने बेनिफिट डिराइव करने के लिए बिजनेस में रखे हुए हैं। लाइबिलिटीज क्या हुई? ऑब्लिगेशंस, हमारी देनदारियां। लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज अमाउंट टू बी रीपेड इन फ्यूचर, जिसको आपको आगे चल के वापिस करना है। ठीक है, अमाउंट बोरोड फ्रॉम अदर्स। एग्जाम्पल क्या हुआ? बैंक से लोन लेना। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस, जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस से, वो कहलाता है कैपिटल। देखिए, आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आप ये मत सोचना अरे मैंने ही तो पैसा लगाया है बिजनेस में, तो उसको क्या रिकॉर्ड करना, जो दूसरों से ले रहे हैं बस वो रिकॉर्ड करो। नहीं, आप अलग चीज हो, बिजनेस अलग है आपका। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये बिजनेस का रूल है। ठीक है, ओनर भी कुछ कर रहा है बिजनेस में, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। आ गई बात समझ में? तो ये हमेशा के लिए याद रखना। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा ओनर ने बिजनेस में, वो कहलाता है कैपिटल। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल? क्यों भाई? कैपिटल क्या था? जो ओनर ने पैसा लगाया 1 लाख रुपए। लाइबिलिटी क्या थी? 1.5 लाख रुपए जो आपने बाहर से बोरो करी। ये दोनों मिलाकर 2.5 लाख रुपए के आपने असेट्स परचेज कर लिए। तो ये तो हमेशा इक्वली आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि असेट इक्वल ना हो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए से ही तो असेट्स खरीदे गए। अगर थोड़े बहुत पैसे बच भी गए तो भी वो जो कैश इन हैंड है वो भी असेट ही है। ठीक है, आप 2.5 लाख से ऊपर की तो कोई चीज़ नहीं परचेज कर सकते ना। आप 3 लाख की अगर परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब वो 50,000 रुपये आपने क्या हुई, फिर वही कहीं उधारी करी। उधारी मतलब लाइबिलिटी। जो पैसा आएगा वही तो यूज हो सकता है, उसके ज़्यादा कैसे यूज हो जाएगा। इसलिए असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है ये तो। ठीक है, समझ में आई बात? अब कुछ और छोटी छोटी टर्म्स पढ़ते हैं जो हमारे को आगे चल के हमेशा के लिए अकाउंट्स में यूज होने वाली है। ठीक है, हम फैमिलियर हो रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स से। जैसे गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब होता है जो भी स्टॉक, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, हम किस चीज़ की शॉप खोल रहे हैं? टेक्सटाइल की, कपड़ों का काम करेंगे, तो हमारे लिए वो कपड़े क्या हो गए? गुड्स हो गए। ठीक है, अगर कोई स्टेशनरी बेच रहा है तो स्टेशनरी उसके लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई।
ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसके लिए क्या होगा, गुड्स। गुड्स मतलब जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो वो गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्स। सेल्स क्या होता है? देखिए, वैसे तो आपने कई दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा सेल। उस सेल का मतलब होता है डिस्काउंट, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। और अगर हम हिंदी में बात करें सेल का मतलब बेचना, तो यहाँ पे अकाउंट्स में भी हम सेल्स मतलब बेचना ही है। लेकिन क्या बेचना? जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं जब हम वो बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स। समझ में आई बात? कहने का मतलब अगर आप किसी की अकाउंटिंग बुक्स देख रहे हो और उसमें सेल्स लिखा हुआ मिले तो आप ये नहीं पूछो कि भाई ये तो लिख देता सेल किस चीज़ की। अंडरस्टूड है? जिस चीज़ में वो डील कर रहा है अगर वो वही बेच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेल। अब दूसरा डाउट ये आता है, जिस चीज़ में डील कर रहे हैं वही तो बेचेंगे, कुछ और क्यों बेचेंगे हम? नहीं, एक एग्जांपल इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक सेलर है जो सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, कोक, पेप्सी वगैरह, ठीक है, उसके यहाँ फ्रिज रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर। अब वो रेफ्रिजरेटर बहुत पुराना हो गया, वो उसको बेच रहा है, तो उसको वो सेल वर्ड नहीं लिख सकता अकाउंट्स में, ठीक है। उसको सेल नहीं लिख सकता। रेफ्रिजरेटर को बेचना इज़ नॉट अ सेल फॉर हिम। समझ में आई बात? हाँ, जो वो रोज में ये अपनी सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है वो उसके लिए सेल है, ठीक है। तो अकाउंट्स में सेल का मतलब क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स। सेल हेयर मीन्स सेल ऑफ गुड्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक सेलर सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज कंसिडर्ड सेल, बट इफ ही डिस्कार्ड्स ओल्ड रेफ्रिजरेटर, अगर ये पुराने रेफ्रिजरेटर को निकाल देता है तो वो, ठीक है, सेल नहीं कहलाएगी। सेल दो टाइप की होती है, एक कैश सेल और दूसरी क्रेडिट सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। कैश सेल का मतलब क्या हुआ? कैश सेल का मतलब हो गया जिसमें आपको इमिजिएटली पैसा रिसीव हो जाए, वो कहलाएगी कैश सेल, ठीक है। और अगर इमिजिएटली पैसा रिसीव ना हो, सामने वाले ने रिक्वेस्ट करी कि मैं पैसे बाद में दे दूंगा आपको, वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। देखिए, कैश सेल, ये सब वर्ड्स ना बहुत पुराने बने हुए हैं, तो कैश सेल का मतलब आप ये मत समझना नगद ही पैसे देने पड़ेंगे उसको। कैश सेल का मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट इज रिसीव्ड इमिजिएटली। अमाउंट इमिजिएटली मिलना चाहिए, चाहे कैश से मिले, कार्ड से मिले, ठीक है, आपको चेक देकर जाए, जैसे मर्जी पेमेंट मिल रही हो, पेमेंट मिलनी चाहिए बस आपको, ठीक है। तो अगर पैसे इमिजिएटली मिल गए तो कैश सेल, बाद में मिलेंगे तो वो क्या कहलाती है, क्रेडिट सेल्स। आई बात समझ में? ठीक है। तो कैश सेल डज नॉट मीन कि वो कैश में ही हो, वो कैसे भी होना चाहिए। इमिजिएटली पैसा मिलेगा तो कैश सेल, बाद में मिलेगा तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल। अब देखिए, अगर हमने किसी को उधार पर सामान बेचा है तो उस बंदे का नाम याद रखना भी ज़रूरी है, वरना ऐसे तो पता नहीं हम रोज में कितनी सेल करते हैं, किस किस का याद रखेंगे। इसलिए उस बंदे का नाम भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है जिसको हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, जिससे कि उससे पैसा ले पाए। वो बंदा जिसको हमने क्रेडिट पर सेल करी वो हमारा कहलाता है डेटर। इसमें बी साइलेंट होता है, डेबिटर नहीं बोलते, डेटर बोलते हैं, ठीक है। एक नई टर्म आपको सीखने को मिली, डेटर। डेटर का मतलब क्या हो गया, जिसको हमने क्रेडिट पर सेल करा है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ जिससे मुझे आगे चलकर पैसा लेना है, ठीक है। तो पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल इज मेड इज कॉल्ड अ डेटर, ठीक है। या डेटर मीन्स फ्रॉम हुम अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड एट लेटर डेट। लेटर डेट पे आपको पैसे रिसीव करने, जिससे वो हमारा डेटर है। आई बात समझ में पक्का? तो कैश सेल जिसमें इमिजिएटली पैसे मिल गए, क्रेडिट सेल उधार पर बेचा, पैसे बाद में मिलेंगे, और जिसको बेचा दैट पर्सन इज कॉल्ड अवर डेटर। अब हम बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं वो डेटर है। अब हम बात करते हैं परचेजेस की। परचेजेस मतलब खरीदना, है ना। लेकिन अकाउंट्स में परचेज मतलब गुड्स का खरीदना ही परचेज कहलाएगा। कुछ और अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो परचेज नहीं, उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंट्स की बुक में, किसी के अकाउंट्स की बुक देखी, वहाँ पर परचेज वर्ड लिखा हुआ मिले, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं क्या परचेज करा भाई, जो चीज़ में बिजनेस में डील कर रहा है वो परचेज करा। लेकिन अगर कुछ और परचेज कर रहा है, कोई मशीन परचेज कर रहा है, एसी परचेज कर रहा है दुकान के लिए, तो वो परचेज वर्ड नहीं लिखना, उसका नाम लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर हम क्रक्स देखें इन दोनों चीज़ों का, सेल और परचेज का, मतलब सेल और परचेज वर्ड केवल गुड्स के लिए आए हैं, बाकियों के आपको नाम लिखने पड़ेंगे, बस ये है सिंपल सी बात। तो परचेज हियर मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बुक सेलर एक्वायरिंग बुक्स इज परचेज। बुक्स खरीदना तो उसके लिए परचेज है, क्योंकि बुक्स बेचनी है उसको आगे चल के। बट इफ ही एक्वायर्स फर्नीचर इट इज़ नॉट अ परचेज फॉर हिम, बट वो उसके लिए परचेज नहीं है।
परचेज दो तरीके की होती है, एक कैश परचेज और दूसरी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या हुई, जिसमें आपको पेमेंट इमिजिएटली करनी होती है। अगर आपने इमिजिएटली पेमेंट कर दी तो वो कैश परचेज हुई, जैसे सेल्स में था ना, बिल्कुल वैसे ही। और अगर आप बाद में पेमेंट करोगे किसी और को तो वो क्या हुई, क्रेडिट परचेजेस। अब जैसे हमने जिनसे पैसे लेने थे उनके नाम लिखे, तो ऐसे ही अब जिनको पैसे देने हैं उनके भी नाम लिखने पड़ेंगे। वो बंदे क्या कहलाते हैं, जिनको पैसे देने, वो कहलाता है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर कौन हुए, जिनसे हमने उधारी पर सामान खरीदा है। पर्सन फ्रॉम हुम क्रेडिट परचेज इज मेड इज कॉल्ड अवर क्रेडिटर। ठीक है, डेटर एंड क्रेडिटर में फर्क समझ में आया ना। डेटर से पैसा मिलेगा, क्रेडिटर को हमें पैसा देना है। ठीक है, तो क्रेडिटर तो हमारे लिए टेंशन वाली चीज़ें हैं और डेटर हमारे लिए एक मोटिवेशन वाली चीज़ है कि यार पैसा आने वाला है उससे। तो जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं वो क्रेडिटर हुआ। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, देखिए ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ निकाल कर ले जाए तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों सेपरेट है। ये मत सोचो बिजनेस और ओनर एक ही तो बात है, नहीं। ओनर अगर कुछ भी लेकर जा रहा है, जैसे अगर कपड़े का काम है, अपने बच्चे के लिए एक शर्ट ले गया वो अपने दुकान से, तो वो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कैश ले गया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो क्या है, ड्राइंग्स है, वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ड्राइंग्स का मतलब अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, हम क्या ऐसे भी कह सकते हैं ड्राइंग्स कैपिटल का ऑपोजिट है ना। कैपिटल में वो पैसा ला रहा होता है, ड्राइंग्स में घर ले जा रहा होता है। ठीक है, आज की क्लास का एक लास्ट पॉइंट समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है कैश बेसिस। देखिए वैसे तो जनरली आपको फॉलो क्या करना होता है, अक्रूवल बेसिस। कई जगह तो अलाउड ही नहीं है कैश बेसिस करना, जैसे कंपनीज वगैरह में तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करनी होती है। होती क्या है ये सब, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि आंख बंद करके अगर आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, तभी आपको इनकम रिकॉर्ड करनी है अपनी, और जब आप खर्चे कर रहे हो, एक्चुअल में आप पे कर रहे हो, तभी आपको उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। जैसे साल में आपको मालूम है 12 महीने होते हैं, इन 12 महीने में हमने सैलरी केवल 10 महीने की दी, अभी 2 महीने की रोक रखी और हमने रिक्वेस्ट करी कि यार अभी पैसे की दिक्कत है, अगली बार ले लेना 14 महीने की। तो आपने अभी केवल कितने महीने की दी सैलरी, 10 महीने की, तो आपको खर्चा कितना रिकॉर्ड करना है, 10 महीने का। ऐसी अगर आपने किराए पर बिल्डिंग चढ़ा रखी है, ठीक है, तो ठीक है, बिल्डिंग को अगर आपने किराए पर दे रखा है तो जितने महीने का रेंट सामने वाले ने दिया, टेनेंट ने आपको जितना दिया रेंट, केवल उतना ही आपने इनकम दिखाई, इसके अलावा नहीं दिखाई। वो तो हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पैसा मिल रहा है तब इनकम मानेंगे, पैसा दे रहे हैं तब खर्चा मानेंगे। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है नहीं, एक साल में 12 महीने, आपको पूरे 12 महीने के खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करने हैं। इट इज़ इररेलेवेंट, ये कोई रेलेवेंट नहीं है कि वो आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, या आपको मिले या आपको नहीं मिले। ठीक है, साल में जैसे सैलरी का वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि साल की आपने केवल 10 महीने की सैलरी दी और रिक्वेस्ट करी अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपको 2 महीने की अगली बार ज़्यादा दे दूंगा। आपको रिकॉर्ड कितनी करनी पड़ेगी अक्रूवल बेसिस में, पूरे 12 महीने की। ठीक है, आप कहोगे दी नहीं तो क्यों रिकॉर्ड करें, भाई मना तो नहीं कर दी ना हमने, या तो ये कह दिया हम देंगे ही नहीं, तब तो ठीक है रिकॉर्ड मत करो। जब आपको पता है आपके सिर पे एक ऑब्लिगेशन है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्योंकि आपने सामने वाले से सर्विस ले ली तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। समझ में आई बात। ऐसी अगर आपने बिल्डिंग को रेंट पर दे रखा है तो पूरे 12 महीने की इनकम आपको रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि सामने वाले ने यूज़ कर ली आपकी बिल्डिंग 12 महीने, तो लीगली उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, वो बिना पैसे दिए भाग नहीं सकता, तो वो आपकी इनकम है, अभी से रिकॉर्ड कर लो। तो जैसी पीरियड ओवर होता है, जैसी वो ड्यू होता है, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ में आई बात। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर, जैसी वो एक्रू होते हैं, ठीक है, अकर होते हैं, दैट इज दे आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच इट पर्टेन्स। एग्जाम्पल क्या है, अ फर्म पेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स टू एम्प्लॉयज एंड इंश्योर्स देम टू पे देयर रिमेनिंग सैलरी नेक्स्ट ईयर। सैलरी टू बी रिकॉग्नाइज्ड फुल ईयर, पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस में इन द सेम एग्जाम्पल सैलरी विल बी रिकॉर्डेड फॉर 10 मंथ्स ओनली,
ठीक है। इन नेक्स्ट ईयर अगले साल 14 महीने की सैलरी रिकॉर्ड करना। समझ में आई बात? तो हमें अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो आपकी है ही, आपको पैसे तो देने ही है, तो इसलिए हम उसको उसी पीरियड में, तो जिस पीरियड से पर्टेन करता है उसी पीरियड में एंट्रीज को हमें रिकॉर्ड करना होता है अक्रूवल बेसिस में। आई बात समझ में? बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।